नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। अजीत द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत सर आपका। सज्जन कुमार जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ। राम मंदिर की जांच तेज हो रही है। राम धन की लूट में जो शामिल है, एसआईटी और पुलिस का शिकंजा उस पर कसता चला जा रहा है। चंपत राय से लेकर अनिल मिश्रा और गोपाल राव तक जांच एजेंसी किसी को भी लेकर इस वक्त नरमी बरतने के मूड में नहीं है। अनिल मिश्रा और गोपाल राव को आज क्यों बुलाया गया, क्या चंपत राय से दोबारा पूछताछ होगी, ये सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे दूं। चढ़ावा चोरी कांड में गिरफ्तार अविनाश शुक्ला को पुलिस ने रिमांड पर ले लिया है। थोड़ी देर पहले अयोध्या जेल में बंद अविनाश को रिमांड पर लेकर पुलिस वहां से निकल चुकी है। अविनाश को लेकर पुलिस कौशलपुरी के उस योग सेंटर जा रही है जहां वो रहता था। इस योग सेंटर से पुलिस ने 5 लाख रुपए कैश बरामद किया। अब तक की हुई बरामदगी में सबसे ज्यादा पैसा अविनाश शुक्ला के पास से ही बरामद हुआ। अविनाश शुक्ला प्रतापगढ़ का रहने वाला है, जिसकी जिम्मेदारी राम मंदिर के अंदर दान के पैसे की काउंटिंग तक पहुंचाने की थी। आरोप यह है कि इस दौरान उसने गबन किया, लाखों रुपए पर हाथ साफ कर दिया। वो इन पैसों से गांव में नया घर भी बनवा रहा था। पुलिस अब अविनाश की तमाम संपत्तियों की पड़ताल कर रही है। उसने चोरी का पैसा कहां कहां छिपाया, कहां कहां प्रॉपर्टी खरीदी, इसकी जांच हो रही है। यही वजह है कि आज उसे 13 घंटे की रिमांड पर लिया गया है और पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा। एक और जानकारी है, बताया यह जा रहा है कि अविनाश शुक्ला पहले राम मंदिर के पास पानी बेचने का काम करता था। उसके भाई ने उसे राम मंदिर में नौकरी पर लगवाया था। अविनाश शुक्ला अपने भाई के साथ योग सेंटर में रहता था और इसी बीच अविनाश शुक्ला के एक और भाई अमित शुक्ला का एक वीडियो भी आया। इस वीडियो में अमित शुक्ला हाथ में नोट का बंडल लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। अविनाश के भाई अमित शुक्ला ने करीब साल भर पहले यह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इस वीडियो को देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि अविनाश के भाई के हाथ में जो पैसा है, क्या वो चढ़ावे में चोरी का ही पैसा है। चढ़ावा चोरी की जांच फुल स्पीड में आगे चल रही है। अविनाश शुक्ला तो एक छोटी मछली है। इस मामले में कई बड़े चेहरों पर फिर नकाब उठना तो अभी बाकी है। बड़ी खबर यह है कि आज फिर अनिल मिश्रा और गोपाल राव से एसआईटी पूछताछ करने वाली है। कल एसआईटी ने दोनों से बंद कमरे में करीब 5 घंटे तक पूछताछ की और अब आज फिर एसआईटी ने दोनों से पूछताछ करने का मन बना लिया है। एसआईटी ने गोपाल राव और अनिल मिश्रा को बैंक डिटेल और मंदिर में कर्मचारियों के ज्वाइनिंग से जुड़े हुए तमाम दस्तावेजों के साथ बुलाया। गोपाल राव और अनिल मिश्रा के अलावा चंपत राय से भी पूछताछ हो सकती है। इसके साथ ही बैंक कर्मचारियों और मंदिर के सेवादारों से भी एसआईटी सवाल जवाब करेगी। इस बीच एसआईटी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। एसआईटी को शक है कि महाकुंभ के दौरान भी बड़े पैमाने पर चढ़ावे में चोरी हुई है। इसके साथ ही कर्मचारियों की नियुक्ति में रिश्वत की बात भी सामने आ रही है। एसआईटी को शक है कि चढ़ावा चोरी में केवल 8 लोग ही शामिल नहीं हैं जो इस वक्त जेल में है, बल्कि इस लूट में अभी और कई किरदार हैं जो एक एक करके सामने आ सकते हैं। हमारे सहयोगी अभय पराशर अयोध्या से लाइव जुड़े हुए हैं। जिस दिन से खबर आई लगातार वो अयोध्या में ही मौजूद हैं। अभय, पहले तो ये बताएं कि एसआईटी की लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, एसआईटी लगातार पूछताछ कर रही है। एसआईटी ने अनिल मिश्रा से राम मंदिर परिसर के अंदर पूछताछ की, क्योंकि जो जानकारी मिली थी कि चंपत राय ने जितनी भी ये ज्वाइनिंग हुई थी जो आउटसोर्स कैशियर से, उन सबको अनिल मिश्रा के कहने पर ही वहां पर रखा गया था। यानी कि रिकमेंडेशन जो है वो अनिल मिश्रा का था। अनिल मिश्रा से कई घंटे कल एसआईटी की टीम ने वहां पर पूछताछ की, उनके बयान रिकॉर्ड किए। इसके साथ ही गोपाल राव से भी आज पूछताछ हो सकती है। मीनाक्षी, इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं, तस्वीरें आप दिखाना बहुत जरूरी है। इस वक्त हम मौजूद हैं, कौशलपुरी इलाका पड़ता है अयोध्या का, और ये वो योग केंद्र है जहां से हमने अंदर से रिपोर्ट की थी। अविनाश शुक्ला, जिसके पास से लगभग 20 लाख रुपए से ज्यादा की इंडियन करेंसी, यूएस डॉलर और चांदी की कुछ धातुएं मिली थी, ये योग सेंटर में लेकर कभी भी पुलिस की टीम, अयोध्या पुलिस की टीम पहुंच सकती है। असल में 9 बजे से लेकर सुबह रात 10 बजे तक कुल 13 घंटे की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है अविनाश शुक्ला को। और इस योग केंद्र में अपने भाई अभिषेक, जो कि एक सरकारी प्राइमरी टीचर है, उसके साथ यहां पर लगभग 1 साल पहले वो रहने लग गया था। जब बहुत गरीब था,
अविनाश शुक्ला मंदिर के आसपास पानी की बोतलें वो बेचा करता था। इस तरीके का उसका बैकग्राउंड था। अभिषेक की क्योंकि नौकरी लग गई थी और वो 2017 के आसपास से संपर्क में आया था योग केंद्र के जो यहाँ के आचार्य थे, उसको यहाँ पर जगह दे दी थी रहने के लिए। अंदर एक बड़ा हॉल है और यहाँ पर योग करवाया जाता है। लेकिन 5 जून को जब चंपत राय जगह जगह रिकवरी करवाने के लिए ट्रस्ट के लोगों के साथ पहुंच रहे थे तो इस योग केंद्र का जो हॉल है वहां पर ट्रंक के अंदर से लगभग 5 लाख रुपए कैश की बरामदगी हुई थी और वो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी जिसपे हाथ में नोटों से भरा बैग लेकर अविनाश शुक्ला को लेकर यहां से टीम निकली थी। उसके बाद दोबारा से पुलिस की टीम ने यहां पर आकर पूछताछ की थी जिसमें अविनाश शुक्ला के भाई अभिषेक से पूछताछ की गई थी, क्योंकि अभी जैसे ही जेल से लेकर अविनाश शुक्ला को अयोध्या पुलिस की टीम निकली तो उसको जिला अस्पताल भी ले जाया गया उसका मेडिकल करवाने के लिए। हालांकि पूरी तरीके से चारों तरफ से बैरिकेड वो रास्ता कर दिया गया था ताकि उनको कोई फॉलो ना कर सके। अविनाश शुक्ला से बहुत सारी रिकवरी करवाना चाहती है पुलिस। न केवल अयोध्या के कौशलपुरी का ये योग सेंटर एक जांच का केंद्र है बल्कि इसके साथ ही प्रतापगढ़ में क्योंकि नई प्रॉपर्टी बनाई, बाइक खरीदी, अपने रिश्तेदारों के नाम पर इन्वेस्टमेंट किया तो यहां से लगभग 120-30 किलोमीटर प्रतापगढ़ है। तो संभावना इस बात की है कि प्रतापगढ़ ले जाकर पूछताछ की जाएगी, उसके परिवार से पूछताछ की जाएगी और उसने जो नई प्रॉपर्टी बनाई है, बताया जा रहा है उसने वहां पर ट्रैक्टर खरीदे। ठीक है, आप इस पर अपनी नजर बनाए रखिए, लगातार हम आप तक संपर्क साधते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन आपसे लेते रहेंगे। अब जो बात इससे आगे की है अजीत जी वो ये कि चंपत राय का क्या होगा, अनिल मिश्रा का क्या होगा, गोपाल राव का क्या होगा, क्योंकि अभी तक जितनी रिकवरी हो रही है उन पर तो कानूनी एक्शन लिया जा रहा है। 6 तारीख को ट्रस्ट की मीटिंग भी होगी। अब ट्रस्ट के जितने सदस्य हैं कुल संख्या 15 की है जिसमें से 5 तो पदेन अध्यक्ष हैं, उनके पास वोटिंग राइट नहीं है। 2 ने इस्तीफा दे दिया है, एक की तबीयत ठीक नहीं है, वो अस्पताल में भर्ती हैं, एक दिवंगत है, बचते हैं पीछे 6। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव को क्या अयोध्या में रहने दिया जाएगा? देखिए अभी जो स्थिति है, अब एक तो 2 पहलू हो गए इसके। एक जो 8 लोग अरेस्ट हुए हैं उनके यहाँ से जो रिकवरी हुई है उनकी जांच हो रही है। अभी जितनी संपत्ति पता चली, अब जैसे अब ट्रैक्टर जुड़ गया तो ये एक चीज है कि ट्रैक्टर जुड़ जाएगा, कुछ रिश्तेदारों के नाम से पैसे की इन्वेस्टमेंट निकल आएगी, वो एक अलग मामला है। अब असली सवाल ये है कि जिम्मेदारी तय करनी है। अभी आपने बताया और ये हम लोगों ने रिपोर्ट लगातार हम लोग देख रहे हैं कि 45 दिन की सीसीटीवी फुटेज मिली है, उसके पहले का नहीं पता, ये सब 45 दिन का मामला है। और महाकुंभ के समय लूट की सूचना है एसआईटी को कि उस समय गड़बड़ी हुई है या उस समय से शुरू हुई है गड़बड़ी, तो अब वो उसके तो सीसीटीवी फुटेज मिलेंगे नहीं, वो तो इन्हीं से पूछताछ के आधार पर पता चलेगा। ये भी खबर आ गई है कि जो 8 लोग अरेस्ट हुए हैं इनमें से 5 लोग तो स्पष्ट रूप से पैसे ले जाते दिखाई सीसीटीवी में, वो तो मिल गए। तो ये एक जांच का अलग दायरा। अब असली सवाल है कि जवाबदेही तय होगी, नए ट्रस्टी आएंगे और नई व्यवस्था क्या बनेगी। तो जो अब आपने बताया उसमें जो 6 या 7 लोग जो बच रहे हैं उनका वोट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये लगभग तय है कि चंपत राय और इनकी अनिल मिश्रा की को हटा दिया जाएगा। तीनों को गोपाल राव विशेष आमंत्रित सदस्य थे, वो ट्रस्ट के स्थायी सदस्य नहीं थे, तो विशेष आमंत्रित हैं, उनको भी हटा दिया जाएगा, वो अलग हो जाएंगे। दोनों अस्थायी सदस्य हैं, उनको हटा दिया जाएगा पद से, महासचिव से और जो ट्रस्टी यहाँ है। इसके बावजूद एक रिपोर्ट ये है कि ये हो सकता है इनको आजीवन ट्रस्ट में रखने का नियम हो कि किसी जिम्मेदारी में नहीं रहेंगे लेकिन ट्रस्ट में बने रहेंगे, इनका नाम वहां से नहीं हटेगा। तो ये हो सकता है कि ऐसा हो। क्या ये देखना होगा कि 6 तारीख की मीटिंग में ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास होता है। इस पर मैं इंफॉर्मेशन दर्शकों को दे दूं। देखिए, राम मंदिर ट्रस्ट में किसी भी ट्रस्टी को उसकी जिम्मेदारियों से केवल 2/3 मेजोरिटी के साथ हटाया जा सकता है। बिल्कुल, वोटिंग के समय जो अब यानी कि जो 6 बचते हैं उनकी मेजोरिटी क्या होगी वो ये तय करेगी कि इन्हें हटाया जा सकता है। अब चूंकि उन्होंने खुद ने ही इस्तीफा दे दिया है, जिम्मेदारियों से पगमुख हो गए हैं, लेकिन जिम्मेदारी भले ही ना हो लेकिन क्या वो ट्रस्ट में रह सकते हैं, इस पर भी वोटिंग से तय होगा। वोटिंग से तय होगा। तो चंपत राय और अनिल मिश्रा पद छोड़ने के बाद भी ट्रस्टी बने रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, अब ये बाकी के बचे हुए 6 ट्रस्टीज तय करेंगे। और वो 6 ट्रस्टीज को देखिए, इसमें ये मामला आप समझिए, इसको थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्या है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की, ये बाकी दूसरे जितने बड़े मंदिर हैं इस देश के उनसे अलग व्यवस्था चलती है। बाकी सारे देश के जो मंदिर हैं, बड़े मंदिर हैं, जैसे वैष्णो देवी का मंदिर है या काशी विश्वनाथ का मंदिर है या शिरडी का मंदिर है, तिरुपति का मंदिर है, इनके लिए अलग से कानून बना है स्टेट का। उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट बना हुआ है, इसी तरह से जगन्नाथ टेम्पल एक्ट बना हुआ है।
जम्मू कश्मीर माता वैष्णो देवी टेम्पल एक्ट बना हुआ है। उस एक्ट के जरिए उन मंदिरों को संचालित किया जाता है और उस स्टैट्यूटरी बॉडी बनी हुई है और स्टैट्यूटरी बॉडी के तहत वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके सामने सारी चीज़ें चलती हैं। वहाँ एसडीएम के सामने जैसे नोट निकाले जाते हैं और वो गिना जाता है। राम मंदिर का जो सिस्टम है वो इन सबसे बिल्कुल भिन्न है। ये ट्रस्ट डीड के जरिए बना हुआ है और ये आरएसएस विश्व हिंदू परिषद इसको कंट्रोल करता है। तो अब जो आपने कहा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आरएसएस की तरफ से क्या मैसेज होता है। 2 नए लोग आरएसएस देती है कि हमारे ये 2 नए लोग होंगे जो रिप्लेस करेंगे। इस पे कल मैंने वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी से बात की तो उन्होंने सज्जन जी ये कहा कि मंथन हो रहा है, हम मंथन नहीं कर रहे हैं, वो ट्रस्टीज मंथन कर रहे हैं और हमारी तरफ से रिकमेंडेशन कोई नहीं है। अब वो तो कहने की बात है कि रिकमेंडेशन कोई नहीं है, लेकिन ये तय है कि जो भी अपॉइंट किया जाएगा वो सीईओ की तरह से काम करेगा, प्रोफेशनल तरीके से काम करेगा। अब वो कोई एक्स बैंक ऑफिशियल होता है, कोई एक्स ब्यूरोक्रेट होता है, करंट कोई ब्यूरोक्रेट होता है या फिर संघ और आरएसएस की तरफ से कोई नुमाइंदा होता है, ये अभी चर्चा का विषय है। देखिए इसमें 2 पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि जो भी ट्रस्टी आए उसमें सबसे बड़ी बात ये देखी जाएगी कि क्या उनके आने से ये संदेश जाएगा कि वो लोग हैं कि जो भक्त हैं, श्रद्धालु और बाकी जनता भी है, उनमें एक विश्वास जाए। तो वो ऐसा चेहरा होना चाहिए जिसकी छवि पहले से उस तरीके की हो। दूसरी बात ये होगी कि इसमें कहीं बैक डोर से, चूंकि ट्रस्ट डीड के थ्रू जब ये बना तो आप ये मान के चलिए कि अभी कई वर्षों से, कई दशकों से ये डिमांड है कि हिंदू मंदिर जो है या मठ है वो सरकार के अधीन, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट के थ्रू ना हो, सरकार उसे नियंत्रण ना करे, बल्कि एक ट्रस्ट या उसके जो लोग हैं वो करें। मेरी जो जानकारी है वो ये कहती है कि सरकार भी नहीं चाहती कि वो अपने नियंत्रण में ले। तो जो पहली चिंता है तो वो तो ये है कि सरकार अपने नियंत्रण में नहीं लेगी, चलाएगा इसे ट्रस्ट ही, सनातनियों के हाथ में ही रहेगी, लेकिन अब ट्रांसपेरेंसी होगी। और तीसरी बात जो ट्रांसपेरेंसी के लिए सबसे बड़ी बात है, देखिए वीएचपी, आरएसएस और बीजेपी ने अगुवाई की राम मंदिर की, लेकिन उसमें बाकी संत समाज भी और लाखों श्रद्धालु उसमें शामिल हुए और उनकी आस्था जुड़ी है। तो निश्चित तौर पे एक बड़ा हृदय दिखाते हुए आप ऐसे लोगों को भी संत समाज से या समाज के उन लोगों को लाएं जो भले ही संघ या विहिप से न जुड़े हों, लेकिन उनकी आस्था और उनकी पहचान एक सनातनी के तौर पे हो। इससे क्या जाएगा कि संघ और विहिप की छवि भी सुधरेगी, ट्रस्ट में लोगों का ये होगा, और एक दूसरे पे क्या होगा कि सांगठनिक जुड़ाव न होने के कारण एक नैतिक दबाव भी बना रहेगा। लेकिन ये मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, होगा तो कोई संघ और वीएचपी से ही जुड़ा हुआ व्यक्ति। अब वो देखने वाली बात होगी कि वो व्यक्ति कौन हो सकता है, उसका अभी तक का प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या हो सकता है। एक और बड़ी खबर आपको दे दें, इसी मामले से जुड़ी हुई है, कई सारे खुलासे, क्योंकि चौंकाने वाले खुलासे इस मामले पर हो रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर है। दान चढ़ावा चोरी में ट्रस्टी अनिल मिश्रा पर एसआईटी को शक है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी को चढ़ावा चोरी कांड में अनिल मिश्रा का बड़ा रोल दिखाई दे रहा है। एसआईटी के सूत्रों का कहना है कि महाकुंभ के दौरान राम मंदिर में बहुत ज्यादा चढ़ावा आया। पूरे चढ़ावे की काउंटिंग एक दिन में नहीं हो पाती थी, बोरों में चढ़ावे को बांध करके बिना गिने रखा जाता था। उस दौरान बड़े पैमाने पर हेराफेरी हुई है और शक के दायरे में अनिल मिश्रा है। एसआईटी एक एक कड़ी जोड़ रही है। इस मामले में अब तक 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। इसमें से ज्यादातर ने चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव का नाम लिया। अनिल मिश्रा चंपत राय के बेहद भरोसेमंद आदमी है। आरोपी टिन्नू यादव चंपत राय का खास आदमी है। इस मामले में पकड़ा गया आरोपी मनीष यादव टिन्नू यादव का भतीजा है। सुभाष श्रीवास्तव चंपत राय का करीबी है। बाकी 5 आरोपी आउटसोर्स कर्मचारी हैं। बताया जा रहा है इनमें से भी ज्यादातर अनिल मिश्रा और चंपत राय की सिफारिशी हैं। इसमें भी अनिल मिश्रा की सिफारिशी ज्यादा है। आरोप यह भी है कि चढ़ावे की काउंटिंग में लगाने के लिए इन लोगों से रिश्वत भी ली गई थी। तो चढ़ावा चोरी के मामले में जितनी छानबीन हो रही है उतने ज्यादा चौंकाने वाले खुलासे आ रहे हैं। और जहां तक मेरी जानकारी है, जिन लोगों से मेरी बात हो रही है और जहां से मैं ये जानकारी एकत्रित कर पाई हूं, एक बात तो तय है कि चंपत राय की ईमानदारी पर ट्रस्टीज को कोई शक नहीं है, लेकिन उनमें प्रोफेशनलिज्म का घोर अभाव था।
ये ट्रस्ट के मेंबर्स का भी कहना है और उन्होंने भारी लापरवाही की है। रही बात अनिल मिश्रा की, तो ट्रस्टीज को भी अनिल मिश्रा पर इस वक्त विश्वास नहीं है, एसआईटी को भी अनिल मिश्रा पर विश्वास नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि शक के घेरे में संदेहास्पद अगर कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा है तो वो अनिल मिश्रा है और उनकी मुश्किलें आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ सकती हैं। अगली खबर आपको बता दें, बीजेपी की सेंट्रल यूनिट में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम का जल्द ही ऐलान हो सकता है। मोदी कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच बीजेपी के संगठन में बदलाव की तैयारी हो रही है। इसे लेकर अमित शाह ने मैराथन मीटिंग की। ये बैठक गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई। करीब 3 घंटे तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष साथ रहे। अमित शाह ने संगठन के विस्तार पर चर्चा की। इस बात पर मंथन हुआ कि किस नेता को संगठन में क्या जिम्मेदारी दी जाए। बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सरकार से छुट्टी होगी, उन्हें संगठन में एडजस्ट किया जाएगा। बीजेपी की टॉप लीडरशिप ये भी चाहती है कि संगठन में सीनियर और यूथ का कॉम्बिनेशन हो। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड में अगले साल चुनाव है। ऐसे में संगठन में उन राज्यों का ज्यादा प्रतिनिधित्व भी देखा जा सकता है। अजय जी, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, बीजेपी के बारे में इंफॉर्मेशन कोई क्लेम नहीं कर सकता है कि किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन है। हर आदमी अंदाजा लगा सकता है। बीजेपी की पॉलिटिक्स में जो पिछले 10-12 साल से हम लोग देख रहे हैं कि वो चेंज, मतलब कॉन्टिन्यूटी विथ चेंज या चेंज विथ कॉन्टिन्यूटी, जो कहें वो दोनों दिखता है आपको। चेंज होता है, बिग बैंग चेंज नहीं होता है। जो टीम पहले मिली अमित शाह को, अमित शाह ने फिर अपनी टीम बनाई उसमें अध्यक्ष के नाते, फिर वही टीम ट्रांसफर हुई जेपी नड्डा को, और जेपी नड्डा उस टीम में रिप्लेसमेंट करते रहे, काम चलता रहा, और वहीं जेपी नड्डा की टीम ट्रांसफर हुई है नितिन नवीन को। तो ये कोई बहुत बिग बैंग चेंज हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा, वो हमको नहीं लग रहा है। हाँ, एक चेंज इस लेवल पर हम देख रहे हैं कि आपने 45-46 साल का अध्यक्ष बनाया है, तो आप किसी बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति को, किसी बहुत ही बड़े व्यक्ति को आप संगठन में उनके अंडर में नहीं रख सकते हैं। देखिए, एक क्या होता है कि नितिन नवीन का अनुभव लंबा हो गया, 2005 से लगातार वो एमएलए रहे, संगठन का भी काम किया, लेकिन जिन लोगों की बात हो रही है कि सरकार से संगठन में आएंगे, उन सब का कद बहुत बड़ा रहा है। उन सब लोगों की संगठन में भी बड़ी भूमिका रही है, उन लोगों ने सरकार में भी अनुभव किया हुआ है। अब ऐसे लोगों को आप ले आके 60 साल 65 साल के आदमी को अगर वहां रख देंगे, जनरल सेक्रेटरी कुछ भी उपाध्यक्ष बना करके, तो नितिन नवीन के लिए काम लेना मुश्किल होगा। तो एक तो बहुत चीज स्पष्ट दिख रही है कि जो भी आएगा वो 55 साल के, 40 से लेकर के 55 साल के एज ब्रैकेट का आदमी होगा। ज्यादातर लोग ऐसे होंगे, 70% लोगों की बात हो रही है कि ऐसे लोग रहेंगे। तो एक तो ये हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं बिना किसी का नाम लिए कि नए लोग आएंगे। जो नाम और लिए जा रहे हैं, जैसे अब मान लीजिए तरुण चुग की चर्चा हो रही है कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है, पंजाब का चुनाव है, तो फिर पंजाब से कोई और चेहरा आपको ले आना होगा संगठन में रखने के लिए, कोई नया चेहरा ले आकर के उनके साथ रखना होगा। उत्तर प्रदेश से रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना होगा, जनरल सेक्रेटरी में किसी को ब्राह्मण चेहरे की बात हो रही है, नाम भी चल रहे हैं कि भाई हरीश द्विवेदी और सुधांशु त्रिवेदी में से कोई महासचिव हो और कोई केंद्र में मंत्री बने। तो ऐसे बिहार में बदलाव होने की बात है कि बिहार से कोई नया चेहरा ले आएंगे, कैबिनेट के रिसफल के साथ उसको एडजस्ट करने के लिए उत्तराखंड से कोई चेहरा ले आया जाएगा। तो ये सारी चर्चाएं हैं, सिर्फ अटकलें हैं मीनाक्षी जी। कोई ये दावे के साथ नहीं कह सकता है कि अमुक व्यक्ति आ रहा है। हाँ, ये तय है कि कुछ लोग उपाध्यक्ष के तौर पर रखे जाएंगे, सीनियर लोग, क्योंकि वो एक पद उस तरह का होता है उपाध्यक्ष का, और उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है। वो आमतौर पर उपाध्यक्षों को जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। इस बार हम सुन रहे हैं कि उपाध्यक्ष भी होंगे जिनको कुछ संगठन की जिम्मेदारी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट महासचिव का पद होता है, लेकिन इस बार उपाध्यक्षों को भी कुछ प्रभारी बना करके जिम्मेदारी देने की बात है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है। अखिलेश यादव अपनी साइकिल को रिपेयर करने में जुटे हुए हैं ताकि 27 में योगी से मुकाबले में इस साइकिल को वो त्वरित गति से दौड़ा सके। लेकिन अखिलेश यादव की साइकिल की हवा उनकी ही पार्टी के नेता निकाल दे रहे हैं। पार्टी में जबरदस्त गुटबाजी है। अखिलेश यादव के हस्तक्षेप के बाद भी गुटबाजी खत्म नहीं हो रही है। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा और समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर एक बार फिर आमने सामने हैं। इस बार अखिलेश यादव के बर्थडे पर रुचि वीरा और कमाल अख्तर में जंग देखने को मिली। दोनों नेताओं ने अपने अपने अंदाज में अखिलेश यादव का बर्थडे मनाया। कमाल अख्तर के कार्यक्रम में पोस्टर से रुचि वीरा की तस्वीर गायब थी। इससे पहले पीजे के कार्यक्रम में रुचि वीरा की तस्वीर गायब थी। इसके बाद रुचि वीरा ने अखिलेश यादव से शिकायत की। रुचि वीरा की शिकायत के बाद कमाल अख्तर को मुख्य सचेतक के पद से अखिलेश यादव ने हटा दिया। अब अखिलेश यादव के बर्थडे पर कमाल अख्तर ने जो पोस्टर लगाया उस पर सांसद रुचि वीरा की तस्वीर नहीं थी। इस बारे में जब कमाल अख्तर से पूछा गया तो उनका कहना है कि अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव और आजम खान की तस्वीर लग गई तो समझो कि सबकी लग गई।
कोई क्या कह रहा है, कोई क्या नहीं कह रहा, ये उसको जवाब देना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोटो लग गया, राम गोपाल जी का फोटो लग गया, आजम खान साहब का फोटो लग गया, तो इसके बाद मैं समझता हूँ कि किसी का फोटो अगर नहीं लगता तो उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। हमारा बहुत सारी जगह ऐसी जगह है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं, हमारा फोटो नहीं लगाते। अगर कोई आदमी ये बोल रहा है कि मेरे कारण हुआ है, तो आप उससे जाके पूछिए, वो बताए कि आपके कारण क्यों हुआ। मैं कह रहा हूँ पार्टी का डिसीजन है, पार्टी का निर्णय है। अब मैं सांसद था, राज्यसभा का सांसद 22 साल पहले रह लिया मैं सांसद। अब कल को एसटीएसएन सांसद थे, आज मैडम रुचि वीरा सांसद हैं। तो ये समय समय में जब चुनाव आता है तो बदलते रहते हैं लोग। अब कोई कहने लगे कि जी वो सांसद पिछली बार उन्हें टिकट क्यों नहीं मिला, अब कह रहे टिकट क्यों मिल गया। समझने वाली बात यह है कि एफटी हसन को नाराज किया, अभी कमाल अख्तर नाराज हैं। 27 का चुनाव है, मुरादाबाद ऐसा क्षेत्र है जहां पर मुस्लिम डोमिनेंस ज्यादा है। कब तक मुसलमानों को नाराज करते रहेंगे अखिलेश यादव? नहीं, देखिए, वो अखिलेश इस मामले में थोड़े आश्वस्त हैं, क्योंकि सवाल ये नहीं कि अखिलेश का, मुसलमानों के पास क्रेडिबल विकल्प क्या है, एक होना भी तो चाहिए। दूसरी बात देखिए, ये पुरानी बात याद होगी कि जब अमर सिंह थे और ये आजम खान थे, तो रामपुर की सीट को लेके जयप्रदा बनाम आजम खान चाहते थे कोई और बने, उस समय भी विवाद हुआ था। लेकिन यहाँ पे एक चीज साफ नजर आ रही है कि धीरे धीरे ये जो रुहेलखंड आप कहते हैं, मुरादाबाद है, उसके बाद रामपुर है, बरेली है, उसके पहले अमरोहा, हापुड़ वगैरह है, इस पूरे एरिया में आप देखेंगे कि जब तक आजम खान थे तो एक वहां पे सपा का एक फोर्स था, पूरी एक डिसिप्लिन वो इंश्योर करते थे, गुटबाजी को वहीं पे सीमित कर देते थे। अब ये दिखाता है कि अखिलेश यादव के पास जो अलग अलग हिस्सों में जो क्षत्रप हुआ करते थे, जो उस एरिया को संभालते थे, जो मुलायम सिंह यादव का सिंडिकेट मॉडल था कि भाई हर एरिया में उन्होंने कुछ दबंगों को, कुछ बड़े नेता को जिम्मेदारी दे रखी थी, वो निश्चित तौर पे कम हुआ है। और ये दिखाता है कि संगठन की कमजोरी है। हालांकि अखिलेश के बारे में एक पॉजिटिव बात यह है कि बहुत सारे विपक्षी नेताओं, कांग्रेस या बाकी की तरह, वो किसी भ्रम में नहीं रहते हैं कि एक विचारधारा की लड़ाई, उन्हें पता है लड़ाई जो है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, जीत और हार की है। हाँ, जीत और हार की है, गठजोड़ की है, सामाजिक वो संतुलन की है, और उसमें वो कोशिश कर रहे हैं। संगठन कमजोर है, ये निश्चित तौर पे उनके पक्ष में नहीं जाएगा। अब बात होगी पंजाब की, जहां विधानसभा चुनाव 2027 से ठीक पहले कांग्रेस के लिए एक टेंशन का सबब बन गया है। सोशल और रीजनल इक्वेशन को सेट करने के चक्कर में कांग्रेस आला कमान बगावत को हवा दे बैठा है। पंजाब कांग्रेस प्रधान की कुर्सी न मिलने से चरणजीत चन्नी नाराज है। चरणजीत सिंह चन्नी ने आज अपने समर्थक सांसदों, विधायकों, हल्का इंचार्ज के साथ बैठक बुलाई। चन्नी अपने समर्थक नेताओं के साथ विचार विमर्श करके कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। साफ है, पंजाब कांग्रेस में फिर से कोई बड़ा धमाका होने वाला है। राजनीतिक सूत्र के मुताबिक चन्नी चाहते हैं या तो उन्हें पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए या फिर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाए। लेकिन कांग्रेस जट सिखों को नाराज नहीं करना चाहती, इसलिए पंजाब अध्यक्ष के पद पर राजा वड़िंग को नहीं हटाया गया। चन्नी को पूरी कमान देने के बजाय चुनाव प्रचार समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया। नई टीम के ऐलान के बाद से ही चन्नी ने गहरी चुप्पी साध रखी है। इस पर अब आम आदमी पार्टी चुटकी ले रही है। पहली गल ਤਾਂ 2 ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 19-20 ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਨਾ ਕੋਈ ਥੈਂਕਸ, ਨਾ ਕੋਈ ਖੱਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਤਰ, ਨਾ ਕੋਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਈਏ। पंजाब में कांग्रेस के संगठनात्मक फेरबदल के बाद एक और नेता नाराज है। चंडीगढ़ से कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने सार्वजनिक तौर पर नाराजगी जाहिर की। मनीष तिवारी ने सोशल मीडिया पर लिखा, है बड़ा कोई अवगुण उसमें जिससे कोई हुनर आवे। इसके आगे मनीष तिवारी ने लिखा कि काश उनके पास कुछ व्यक्तियों और संस्थाओं की असुरक्षा की दवा होती। अपना दर्द जाहिर करते हुए मनीष तिवारी ने लिखा कि पिछले 45 साल में कांग्रेस उन्हें बहुत कुछ दे चुकी है, लेकिन उन्होंने भी अपनी जिंदगी पार्टी में खपा दी है, अपनी जवानी पार्टी की सेवा में लगा दी है, लेकिन अब जो होना है वो होकर रहेगा। दरअसल पार्टी से मनीष तिवारी की निराशा की वजह पंजाब कांग्रेस का पुनर्गठन है, इसमें उन्हें जगह नहीं मिली है। वो हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत समझदार हैं, तो वो मेरे ख्याल पार्टी
अगर उन्होंने कोई बात एक्सप्रेस करी है तो हमारी पार्टी बहुत सभी लोगों को साथ लेके चलती है। पार्टी कोई ना कोई कुछ ना कुछ व्यू उस पे लेंगे। अब चर्चा का पहला बिंदु तो यह है जो चरणजीत सिंह चन्नी कह रहे हैं अजीत जी, वो ये कह रहे हैं क्यों, अच्छा अब उनकी जाति भी ऐसी है जिसे आपको केटर करना ही पड़ेगा, और राहुल गांधी कैसे केटर करेंगे। रही बात मनीष तिवारी की, तो मनीष तिवारी तो वैसे भी पंजाब के संगठन में तो कभी काम करते ही नहीं है, जीत कर आना या चुन लिए जाना वो अलग बात होती है। देखिए ये अभी क्या ये कैच 22 सिचुएशन जिसको कहते हैं वो थी कांग्रेस पार्टी के लिए कि जट सिख हैं, दलित हैं और हिंदू हैं। आप दलित मतलब सिख दलित और हिंदू जो हैं इनके बीच में आपको एक संतुलन बनाना राजा वडिंग, चरणजीत सिंह चन्नी और मनीष तिवारी। अब नहीं, राजा वडिंग और चरणजीत, इनके राजा वडिंग के साथ 4 हो गए, वहां 3 या 4 जो है इनके जाट सिख बड़े नेता हैं। तो प्रताप सिंह बाजवा को उन्होंने विधायक दल का नेता बना रखा है, वो वहां एडजस्ट थे। वो भी चाह रहे थे कि अध्यक्ष बन जाए। सुखजिंदर सिंह रंधावा चाहते थे कि हम अध्यक्ष बन जाए, जो राजस्थान के प्रभारी हैं, एमपी हैं। हालांकि राजा वडिंग और सुखजिंदर सिंह रंधावा दोनों जब एमपी हुए तो दोनों ने अपनी अपनी पत्नियों को विधानसभा का चुनाव लड़ाया और दोनों हार गई। तो ये कोई बड़े, ऐसा नहीं है कि बड़े जादुई करिश्माई नेता हैं ये लोग, लेकिन आप राजा वडिंग, सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रताप सिंह बाजवा और अमर सिंह, आपने ये 4 चेहरे रख रखे थे। इनके इर्द गिर्द आपको जाट सिख राजनीति करनी थी। चरणजीत सिंह चन्नी आपके पास थे दलित चेहरे के लिए, मनीष तिवारी थे आपके पास हिंदू चेहरे के लिए। सुनील जाखड़ जो कि छोड़ करके चले गए बीजेपी में, नहीं तो वो थे तो बीजेपी को ज्यादा, कांग्रेस को ज्यादा समस्या नहीं थी। इसमें आपको एक बैलेंस बनाना था। वो बैलेंस बनाने के लिए अजय माकन को भेजा गया कि आप आके अपनी रिपोर्ट दें। रिपोर्ट उन्होंने दी और उसके बाद ये सब फिर बदल हुआ। चरणजीत सिंह चन्नी को ऐसा नहीं है कि किनारे किया गया है। देखिए वो एमपी जीत करके आए, उनके चेहरे पर पार्टी ने मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ा था और पार्टी की क्या दुर्दशा हुई ये सब देख रहे हैं। पार्टी घिसक के 19 सीट पर आ गई। आप सोचिए कब कांग्रेस की ऐसी बुरी दशा, बहुत कम हुआ होगा जैसे कांग्रेस की ऐसी बुरी दशा हो जाए। वो मुख्यमंत्री थे चरणजीत सिंह चन्नी। उसके बाद जब वो एमपी जीते, उनको कृषि और किसान कल्याण मामलों के मंत्रालय की संसदीय समिति का अध्यक्ष बनवाया है कांग्रेस पार्टी ने, और अभी भी उनको चुनाव प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। तो अध्यक्ष और चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष 2 चेहरे होते हैं। आपको याद होगा जब 2013 में गोवा की बीजेपी की बैठक हुई थी तो उसमें नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार अभियान समिति का ही अध्यक्ष बनाया गया था। मुख्यमंत्री का चेहरा बाद में, प्रधानमंत्री का चेहरा बाद में घोषित किया गया था। तो ये बना दिए गए हैं चन्नी, और उनको प्रताप सिंह बाजवा को विधायक दल का नेता, राजा वरिंग को अध्यक्ष बना करके एक संतुलन कांग्रेस ने साधने की कोशिश किया। मनीष तिवारी की बात आप समझिए मीनाक्षी जी, ये लुधियाना से एमपी हुए। अगली बार इनको लगा कि कांग्रेस के लिए बहुत खराब स्थितियां हैं, कांग्रेस नहीं जीतेगी, तो लड़े ही नहीं चुनाव, अपने को चुनाव से ही विड्रॉ कर लिया। फिर दोबारा जब लड़ना हुआ तो इन्होंने चंडीगढ़ की सेफ सीट चुन ली कि चंडीगढ़ से लड़ जाते हैं, और वहां कभी काम नहीं किया। पार्टी ने आपको पहली बार के एमपी थे, आपको मंत्री बनवाया था। अभी भी आप एमपी जीत करके आए हैं और संगठन में कभी पंजाब में रह के काम नहीं करता। सिर्फ इस नाम पर कि एक हिंदू नेता एडजस्ट होना था, आपको एडजस्ट किया जाए, इससे ज्यादा कोई शिकायत उनकी नहीं है। ठीक, लेकिन इस पर अंदरूनी जंग से आम आदमी पार्टी कितनी खुश है उसका एक उदाहरण आपके सामने रख दूं। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राज्य में कांग्रेस के पक्ष में माहौल नहीं है, इसलिए जिन लोगों को नए पद मिले हैं वो भी खुश नहीं हैं। कांग्रेस के अंदर एक अनार 100 बिमार जिहड़ा हो चुकिया गा, सो सारे ही लगे हुए ने। तुसीं देखोगे आने वाले समय कि किस तरह ये डिफरेंट पार्टीज़ वाल अपना रुख अख्तियार करते हैं। अज पंजाब के अंदर ना कांग्रेस पार्टी दे विच, ना कांग्रेस पार्टी के किसी अहुदेदार दे विच, किसी भी व्यक्ति दे विच कोई भी सैलीब्रेशन का माहौल नहीं हैगा, खुशी का माहौल नहीं हैगा कि सानू कोई अहुदा मिल गया। सो इसका मतलब सारे ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। आइए बंगाल की खबर आपको दे दूं। बंगाल चुनाव में हार और फिर पार्टी में टूट की वजह से ममता बनर्जी मुश्किल में है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात की। यह मुलाकात ममता बनर्जी के कालीघाट वाले आवास पर हुई। जया बच्चन टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन के साथ दीदी के आवास पर पहुंची थी। इस मुलाकात को अखिलेश यादव का डैमेज कंट्रोल भी बताया जा रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर किरणमय नंदा ने कोलकाता दौरे पर पहुंचकर टीएमसी की हार के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया था। किरणमय नंदा ने कहा था कि लोग ममता बनर्जी को नहीं चाहते थे, इसलिए चुनाव में टीएमसी की हार हुई। कहा जा रहा है कि इसी की वजह से समाजवादी पार्टी और टीएमसी के रिश्तों में दरार आई थी। उसे दूर करने के लिए इंडिया गठबंधन दोबारा से इसे ठीक करने के लिए अखिलेश यादव ने जया बच्चन को भेजा। जया बच्चन और ममता बनर्जी के रिश्ते अच्छे रहे हैं।
रक्षाबंधन पर ममता बनर्जी और जया बच्चन के घर जाकर उनके पति अमिताभ बच्चन को भी राखी बांध चुकी हैं। शायद इसलिए अखिलेश यादव ने जया बच्चन को चुना। हम बहुत खुश हैं। जया जी हमारे दीदी के साथ उनका संबंध बहुत सालों वर्षों के साथ उनके परिवार के साथ है और इस टाइम में वो इलेक्शन के बाद दीदी से आके मिलने आई है कलकत्ता सिर्फ इसीलिए। और हम बहुत खुश है कि आज वो ऑफिस आई, सिर्फ दीदी से नहीं हमारे अंदर जो लोग थे सबसे मिली और उनकी बैठक हुई, बात हुई, बहुत अच्छा लगा। उन दोनों के बीच जो प्यार है, जो संबंध है, वो देख के बहुत ही अच्छा लगा। आपकी नजर में जया बच्चन क्या रोल निभाने आई हैं? देखिए, वो तो वही होता है कि अगर पार्टी को एक मरीज माने हॉस्पिटल में होता है तो कोई चला जाता है मिलने की, कैसी तबीयत है, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। इससे कोई राजनीतिक लाभ तो होने वाला नहीं। बनर्जी को मरीज बता रहे हैं। नहीं, मैं टीएमसी को बता रहा हूँ। तीमारदार बता रहे हैं। अब अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी है, यूपी से हैं, निंदा की, प्रशंसा की, सब कुछ ठीक है। व्यक्तिगत इसमें जो भी केमिस्ट्री हो वो तो भलमन साथ है अखिलेश यादव की कि भेज दिया इनको कि जाइए, थोड़ा आपसी संबंध अच्छे रहे। लेकिन इसका चुनावी तौर पे, राजनीतिक तौर पे कोई असर नहीं होने, ना एक वोट कम होगा, ना एक वोट जुड़ेगा इससे, ना ही तो उन्हें कोई लाभ होने वाला है। रही बात अभी बंगाल में सबसे बड़ी चिंता यह है कि चुनाव आयोग के सामने दोनों पक्ष की पेशी का जो मामला हुआ है उसमें चुनाव आयोग ये तय करेगा कि पार्टी का सिंबल किसे मिले, पार्टी के 700-800 करोड़ रुपए जो हैं वो किसके पास जाए, पार्टी का असली दावेदार किसको माना जाए, वो बड़ी चिंता है। उसमें जया बच्चन से मुलाकात हो गई और समाजवादी पार्टी से अगर रिश्ता सुधर भी गया तो यही हो गया था, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। खुश रहिए इसी चीज में कि समाजवादी पार्टी आपको बहुत सम्मान दे रही है। महुआ मोइत्रा भी एक अटैक को छोड़ के, एक बिल्डिंग को छोड़ के बहुत खुश है कि आई हैं उनसे मिलने, बहुत अच्छा लगा। तो ये सब बातें जो हैं अपॉलिटिकल बातें हैं, गैर राजनीतिक बातें हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी को सबसे बड़ी चिंता ये होनी चाहिए कि अपनी हस्ती बचाए और उस पर इनके मुलाकात से कोई असर नहीं होने वाला है। उनकी बस्ती तो लुट चुकी है, अब हस्ती बचाएंगी तो कैसे बचाएंगी? बस्ती होगी तब हस्ती होगी। तो वही हमने कहा ना, हॉस्पिटल में लोग जाते हैं मिलने कि कैसी है तबीयत। अब मान के चलिए कई बार क्रिटिकल कंडीशन में होता है तो ऐसे भी लोग जाते हैं जो बहुत, जिनकी आवश्यकता नहीं होती है। टीएमसी उसी स्टेज में है। लेकिन शरद पवार कहां जा रहे हैं, ये बड़ा यक्ष प्रश्न इसलिए खड़ा हो गया है। अभी 2 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे कि शरद पवार ने इस बात को नकार दिया कि वो कांग्रेस पार्टी में जाने वाले हैं, लेकिन अब अटकलें हैं कि शरद पवार एनडीए में शामिल हो सकते हैं, मोदी सरकार को बाहर से समर्थन देने वाले हैं। ये चर्चाएं इस वक्त महाराष्ट्र में चल रही हैं, लेकिन अभी तक किसी भी आधिकारिक पुष्टि की अगर हम बात करें तो वो नहीं हुई है। इन दोनों मुद्दों पर महायुति और महाविकास अघाड़ी नेताओं के बीच बयानबाजी जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने साफ शब्दों में कहा है कि विलय को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारे पास अभी उनका कोई प्रस्ताव नहीं है विलय के बारे में। ये मीडिया की न्यूज़ बनते जा रही है। उनके एनडीए के साथ उनकी क्या चर्चा चल रही है उसकी खबर हमारे पास नहीं है, इसलिए इस चर्चा से हमारा कोई संबंध नहीं। शरद पवार जी से कुछ बात हो पाई है? नहीं हुई चर्चा, इसलिए मैंने आपको स्पष्ट कहा कि ऐसी कोई चर्चा नहीं है। वो 2024 के पहले, लोकसभा के पहले एक चर्चा शुरू हुई थी। मैं प्रदेश अध्यक्ष था तब दिल्ली में इस विषय पर चर्चा हुई थी, लेकिन उसके बाद इसमें अभी कोई चर्चा नहीं है, इतना ही मैं स्पष्ट कहूँ। इस मामले पर कांग्रेस के एक और सीनियर लीडर और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिन भी दलों ने अपने नाम से कांग्रेस नहीं हटाया है, चाहे वो तृणमूल हो या फिर एनसीपी, उन्हें वापस घर लौटना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से इसके बारे में कुछ नहीं जानता, मैं किसी से मैंने बात नहीं की है, लेकिन मैं एक जरूर कहूंगा कि जो भी पार्टियों ने अपने नाम से, अपने पार्टी से कांग्रेस को नहीं हटाया है, चाहे तृणमूल हो चाहे एनसीपी हो, अभी भी उनका तिरंगा झंडा है, तो उन्हें चाहिए कि वो वापस घर लौटें। क्योंकि देखिए, मैं मानता हूँ कि देश में सिर्फ 2 ही विचारधाराएं रहेंगी, एक हिंदू राष्ट्रवादी, हिंदू मानसिकता वाली विचारधारा जो फासिस्ट सरकार स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी समतावादी जो महाराष्ट्र शिव फुले शाहू अम्बेडकर के नाम से जानते हैं, जो गांधी नेहरू की विचारधारा है, जो अम्बेडकर जी के संविधान की विचारधारा है, उसे बचाने वाला विचार जो है, ये 2 ही विचार रहेंगे। छोटी पार्टियों का एक लोकल स्तर पे अस्तित्व जरूर रहे, कोई हर्जा नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे मैं समझता हूँ ये 2 ही विचारधारा रहेगी। जिस तरह से बर्तानिया में, जैसे अमेरिका में 2 ही पार्टी, अंततः 2 ही पार्टियां बचेगी।
हम उस तरह से जा रहे हैं। अगर दो पार्टी की बात करें तो फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या और कोई दल हो, उनको सोचना पड़ेगा कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। ये जो पृथ्वीराज चव्हाण जी कह रहे हैं देश में 2 पार्टी सिस्टम, और जो अभी की करंट सरकार कह रही है 1 नेशन 1 इलेक्शन, हमारी चर्चा का बिंदु ये नहीं है। हमारी चर्चा का बिंदु ये है कि शरद पवार कहां जा रहे हैं। देखिए वही 3 ऑप्शन है, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। 3 ऑप्शन है, आप कांग्रेस में विलय करें, खारिज हो गई बात की नहीं, वो विलय नहीं करेंगे, किसी हाल में नहीं करेंगे। अब ये पता नहीं क्यों नहीं नाना पटोले ने विजय वडेट्टीवार से पूछा गया, क्यों नहीं उनको नोटिस दे करके पूछा जा रहा है कि आपने कैसे ये बयान दिया कि कांग्रेस में विलय की बात हो रही है। बिल्कुल ठीक, उनसे पूछा जाना चाहिए ना, पार्टी के लेवल पर अनुशासनहीनता की बात हो गई कि आपने कैसे ये बयान दिया। अब नाना पटोले प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं हो रही है। अब चर्चा है बीजेपी में जाने की या मुद्दों पर आधारित बीजेपी को समर्थन देने की। तो मुद्दों पर समर्थन देने वाली पार्टियां पहले भी थी। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी मुद्दों पर आधारित समर्थन देती थी, बीजू जनता दल का समर्थन मुद्दों पर आधारित था। हो सकता है कि डीएमके भी मुद्दों पर आधारित समर्थन पार्टी को, बीजेपी को, सरकार को दे। तो ये ज्यादा संभावना है कि शरद पवार अपना स्वतंत्र अस्तित्व बचाए रखते हुए, मतलब सुनेत्रा पवार की पार्टी के साथ विलय किए बगैर या बीजेपी में गए बगैर, एनडीए में शामिल हुए बगैर एनडीए की सरकार को बाहर से समर्थन करें। और ऐसा करना उनकी मजबूरी होगी, क्योंकि उनके 8 में से ज्यादातर विधायक, 8 में से ज्यादातर सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। तो अगर ये ऐसा हुआ तो कहीं उनको ये बात की चिंता है कि कहीं जिससे उद्धव ठाकरे के 9 में से 6 सांसद चले गए बीजेपी में जाकर के, उन्होंने मतलब एकनाथ शिंदे के साथ ज्वाइन कर लिया, वैसा ही इनके 8 में से 6 सांसद कहीं चले गए तो फिर वही स्थिति हो जाएगी। इनके पास तो एमएलए भी कम है, 10 ही एमएलए हैं इनके पास, तो वो समस्या इनके सामने है। इसलिए ये पोजीशन ले सकते हैं कि मुद्दों पर आधारित समर्थन देंगे, जरूरत पड़ी तो गैर हाजिर हो जाएंगे संसद में, ये भी समर्थन करना है। लेकिन शरद पवार के बारे में जो आप ही लोगों के साथ चर्चा में हम लोग अभी बात कर रहे थे कि अनप्रिडिक्टेबल है, विश्वास नहीं किया जा सकता। अभी अजीत जी थोड़ी देर पहले ऑफ स्क्रीन हमारी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि अगर मुंबई का बोर्डिंग पास अपने हाथ में लेकर जा रहे हैं तो मानकर चलिए चेन्नई पहुंचने वाले होंगे। निश्चित तौर पे। और देखिए हमेशा से शरद पवार का रहा भी कि जिस बारे में आप शाम तक बात करते हैं, अगली सुबह जस्ट वो यू टर्न लेते हैं। हमेशा से उनके संपर्क हर तरफ रहते हैं। वैसी स्थिति में लोग ये भी कहते हैं कि उनके बाएं हाथ से पूछिए कि दाएं हाथ क्या सोच रहा है, वो भी गलत बताएगा, वो भी गेसवर्क ही करता है। तो वैसी स्थिति में लेकिन जो अभी तक की संभावना है, जो अजीत जी ने बताया कि अभी वो स्वतंत्र रहेंगे और सशर्त जो है मुद्दों पे सरकार को समर्थन महाराष्ट्र में भी देंगे और दिल्ली में भी देंगे। ये उनके लिए इसलिए है कि आपका विधायक, भाई आपके पास 8 है तब तो 5 ही आपका सांसद चाहिए ना, और विधायक तो वैसे भी 10 हैं, उसमें कुछ है नहीं। तो उनके लिए ये होना चाहिए कि बाई एसोसिएशन कम से कम आप सत्ता के साथ हैं। आप बिल्कुल विपक्ष वाली भूमिका में इसलिए नहीं है कि आपकी उम्र लगभग 85 साल होने जा रही है, आप अपनी पारी खेल चुके हैं। और उनकी जो बेटी सुप्रिया सुले है, वो कभी भी उस तरीके से मास लीडर या कनेक्ट वाली जैसे अजीत पवार ने अपनी जगह बनाई वैसी नहीं थी। तो वैसी स्थिति में उनके साथ यह है कि अभी वो वेट करें और सत्ता के साथ जुड़े रहें ताकि होस्टाइल बिडिंग ना हो। ठीक, जो कॉर्पोरेट में होता है ना, होस्टाइल बिडिंग की, आपके सारे लोगों को ले लिया। कांग्रेस में जाने वाले बात में मुझे नहीं लगता है कि वो कभी चाहेंगे। और कांग्रेस के पास देने लायक की स्थिति भी क्या है, ये भी बात है। बात बिहार की भी, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भ्रष्टाचारियों को सीधी वार्निंग दी है। उन्होंने कहा बिहार में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है, अमीर होने का कोई शॉर्टकट भी नहीं है, जो शॉर्टकट करेगा वो बेउर जेल जाएगा। अचानक कोई अमीर नहीं हो सकता है, यहाँ कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। जो हमारी व्यवस्था इस देश में, उस व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति अचानक अमीर नहीं हो सकता है। शॉर्टकट वाले के लिए बेऊर ही फिक्स है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कोई यदि उद्योग करता हो, धंधा करता हो, ये पूरी तरह डिजिटल है, पूरी व्यवस्था कड़ा है। लेकिन कोई सरकार में रहकर, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो या जनप्रतिनिधि हो या हमारे कोई भी ऑफिसर हो, टॉप से लेकर बॉटम तक, यदि आर्थिक अपराध में संलिप्त है तो हर हालत में हमारी सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, उसको छोड़ा नहीं जा सकता है। बिहार में अपराधी की किसी भी हालत में कोई जरूरत नहीं है। अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होते रहे, लेकिन उसी शर्त पर, तर्ज पर, यदि बिहार में कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो वैसे लोगों के खिलाफ भी हमारे विजिलेंस के लोग, स्पेशल विजिलेंस के लोग
और आर्थिक अपराध के लोग सीधा हमला करके कार्रवाई करते रहिए। सम्राट चौधरी ये किसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं कई बार ये समझने की कोशिश करती हूँ, जैसे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात करते हैं, जैसे शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद बात करें, उससे पहले से उन्होंने अपना एक धारा बतानी शुरू कर दी थी कि वो उनकी अप्रोच क्या है। इनकी भी अप्रोच कुछ बिहार में वैसी ही दिखाई दे रही है। बिल्कुल, ये सम्राट चौधरी इसी अप्रोच में हमेशा काम करते हैं और ये बहुत समय से इनके दिमाग में ये बातें चलती रही हैं। ऑर्डर, हाँ, लॉ एंड ऑर्डर, और वो ईमानदारी, करप्शन, भ्रष्टाचार खत्म करना। और ये एक बार और जब मंत्री थे, ये हमको ध्यान आ रहा है 2015, 14-15 किसी समय मंत्री 15-15 में थे, तब भी इनका एक टकराव वहां पटना के नगर निगम आयुक्त से हुआ था और इन्होंने सस्पेंड किया था एक आईएएस को। एक बड़ी बात होती थी कि कोई मंत्री किसी आईएएस को, बिहार वार में इस तरह से हिंदी पट्टी के राज्यों में आमतौर पर ऐसा नहीं करता था। तो बहुत स्ट्रांग लीडरशिप के इनके अंदर तत्व हैं। और अभी इन्होंने जो आप कहा कि किसको संबोधित कर रहे हैं, ये इनका संबोधन जो पुराने आरजेडी के लोग हैं उनके लिए भी है, अपने शासन में जो जेडीयू को, बीजेपी, इन सब के नेता उनके लिए भी है। अभी आप देखिए जो करप्शन की बात उन्होंने कही, एक ऋषु श्री पकड़ा गया है और उसके बाद आप देखिए कितनी कार्रवाई की है। वो लाइजनर था, उसको पकड़ा, उसके निशानदेही पर 2 आईएएस सस्पेंड हुए हैं, गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, लोग फरार हैं। तो इसका मतलब है कि सरकार जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट की बात की सम्राट चौधरी ने, वो लगातार काम कर रही है। और ये जो इनकाउंटर्स हुए हैं, दुर्भाग्य से एक इनकाउंटर की खबर ज्यादा बन गई, नहीं तो कुशवाहा भी, बड़े कुशवाहा जो क्रिमिनल थे उनका इनकाउंटर हुआ है, यादव समाज के इनका इनकाउंटर हुआ है, हाफ इनकाउंटर्स हुए हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर हो या करप्शन हो, इस पर एक सख्ती का संदेश सम्राट चौधरी इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि ये इमेज बदलना जरूरी है, तभी निवेश आएगा, लोग आएंगे पैसा लगाने बिहार में। एक और चीज जो मुझे समझ में आ रही है कि जो अप्रोच है, एक तो लॉ एंड ऑर्डर का है, जो अभी पहले की सरकार थी, नीतीश कुमार के हाथ में सरकार थी, ब्यूरोक्रेसी ड्रिवन लीडरशिप दिखाई दे रही थी, अभी लीडरशिप ड्रिवन ब्यूरोक्रेसी दिखाई दे रही है। और इसमें देखिए एक और भी बात है जो अजीत जी बता रहे थे कि बिहार में राजनीतिक तौर पे आप पूछें कि भ्रष्टाचार किस पार्टी से जुड़ा है, वो आरजेडी के साथ जुड़ा है। चारा घोटाले से लेकर तमाम घोटालों की एक फहरिस्त है। लेकिन अभी अब जाए नीतीश कुमार जी के समय में लोगों का अनुभव यह है कि जो ब्यूरोक्रेसी लेड करप्शन है, वो ब्लॉक जो तहसील कहते हैं प्रखंड के समय से, वहां से लेके, और आप देखिए विजय सिन्हा जब उप मुख्यमंत्री थे, तो जब उन्होंने उस स्तर पे जो सीईओ होते हैं, सर्किल अफसर होते हैं, वहां पे करप्शन को लेके, जो जमीन की रजिस्ट्री, खरीद बिक्री में जो भ्रष्टाचार है, जब कार्रवाई शुरू की तो सारे सीईओ जो है वो स्ट्राइक पे चले गए, लंबे समय तक स्ट्राइक पे रहे। वैसी स्थिति में ये परसेप्शन, आप वहां पे जाए तो हर कोई बोलेगा कि बिना पैसे के काम नहीं हो रहा। ये ब्यूरोक्रेसी लेड सरकार जो है वो क्या करती है, करप्शन करना शुरू करती है। और उसमें अगर आप नकेल नहीं कसेंगे, वहां पे ये भी बात की जाती है कि नवरत्न है, कि 9 ऐसे सीनियर आईएएस अफसर हैं जिनके बेटे बाहर में और हजारों करोड़ की संपत्ति उनके पास है, स्टार्टअप के नाम पे, सबके नाम पे। बिहार जैसे आर्थिक रूप से कमजोर प्रदेश के नवरत्न है, तो अचानक से कोई कमजोर नहीं बनता। ये ब्यूरोक्रेसी की तरफ भी इशारा है जिसमें सरकार अपना शिकंजा कसना चाह रही है। बहुत मार्के की बात आपने भी पकड़ी, वो जो कह रहे थे अचानक से कोई बहुत अमीर नहीं हो जाता, वो बिल्कुल ठीक बात है। वॉर अपडेट एक आपको दे देते हैं चलते चलते। ईरान में कल से पूर्व सुप्रीम लीडर खामेनी का अंतिम संस्कार होना है और इसके लिए पूरी दुनिया के लोगों को बुलाया जा रहा है। इस बीच अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ा दावा किया। अमेरिका ने ईरान को इजरायली साजिश के बारे में चेतावनी दी है। अखबार में दावा किया गया है कि अमेरिका ईरान के बीच जब अप्रैल में बातचीत शुरू हुई थी तो उस वक्त अमेरिका को जो डर था कि इजराइल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबफ को निशाना बनाया जा सकता है, इसी वजह से अमेरिका ने ईरान को सतर्क रहने का संदेश भिजवाया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को डर था कि अगर दोनों वार्ताकारों की हत्या हुई तो युद्ध विराम और शांति प्रक्रिया टूट जाएगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान में होने वाली एक बैठक से पहले भी ईरान को हमले का खतरा था। इसी कारण पाकिस्तान ने ईरानी प्रतिनिधिमंडल के विमान को फाइटर जेट की सुरक्षा में इस्लामाबाद तक पहुंचाया। लौटते समय भी सुरक्षा अलर्ट मिलने पर विमान की मशहद में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और डेलीगेशन सड़क के जरिए तेहरान पहुंचा है। इस बीच खामेनेई के ताबूत को उस जगह ले जाया गया जहां 28 फरवरी को उनकी हत्या हुई थी। 4 और 5 जुलाई को तेहरान में खामेनेई की 2 दिन की सार्वजनिक अंतिम विदाई होगी। पहले दिन लोग अंतिम दर्शन करेंगे, जबकि दूसरे दिन नमाज जनाजा और अंतिम यात्रा होगी।
खामेनेई की ताबूत पर लाल झंडा रखा गया है, जिसे शहादत, बलिदान और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। जंग खत्म होने के बाद पहली बार सार्वजनिक तौर पर IRGC के कमांडर अहमद वहीदी दिखाई दिए। उन्होंने खामेनेई को श्रद्धांजलि दी। इस बीच ईरान ने बड़ा फैसला लिया है। ईरान ने IAEA को परमाणु संयंत्रों पर जांच के लिए जाने की इजाजत नहीं दी है। अब ये जो नेक्स्ट वॉर का एजेंडा सेट होता है, इसी एक खबर के साथ अजीत जी मुझे ये दिखाई देता है IAEA को निगरानी की भी आप जाने नहीं देना चाह रहे हैं। ये प्रेशर टैक्टिक्स है। ईरान अभी चाहेगा कि लेबनान पर हमले इजराइल भी बंद कर दे और अमेरिका इस बात को लेकर के कुछ चीज़ों पर कंसीड करे, तो उसके बाद IAEA को जाने देंगे। ये भी एक लेवरेज है हॉर्मुज की तरह, ये भी लेवरेज है कि हम रोकेंगे, हम अपने जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट साइट्स हैं वहाँ हम IAEA को नहीं जाने देंगे। अंत में जाने देगा ईरान, वो जांच होगी, उसको लेकर के वो तैयार है कि हम सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम ही चलाएंगे, लेकिन उसके पहले इस लेवरेज का इस्तेमाल वो करना चाह रहा है कि लेबनान में हमले रुक जाए और जो उसकी संपत्ति फ्रीज है वो संपत्ति खुले, उसके ऊपर कुछ पाबंदियां हैं वो हटे, हॉर्मुज पर उसके जो सॉवरेन राइट्स हैं उसको एक्सेप्ट किया जाए। वो दबाव बनाने का एक ईरान का एक मामला है ये। अब देखते हैं ये 2 दिन की जो भी घटनाक्रम रहते हैं उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। आज दमदार 10 में बस इतना ही। बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका, सज्जन जी आपका।